हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल। मैं सिर्फ दीपाली और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कंटिन्यूड लेक्चर ऑफ लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तुमने मेगास्पोरोजेनेसिस देख लिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। अच्छा, माइक्रोस्पोर देखा है, अभी तो मेगास्पोर आज ही पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी। तो मेगास्पोर आज तुम लोग पढ़ने वाले हो। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक जितना हो गया था, आई होप आपको वो सब चीजें समझ में आई होगी। किस तरीके से ये लेयर्स ऑफ एंथर रहती है, किस तरीके से एंथर काम करता है, किस तरीके से जो है मेल गेमीट उस पोलन के अंदर बनता है, वो सारी ही चीजें आई होप आप सभी को क्लियर होगी। आज क्योंकि हम जिस चीज की बात करेंगे वो करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो मेगास्पोर को आज हम लोग ढंग से देखेंगे, यानी अब फीमेल गेमीट तो हमारे पास बन गया है। आज हम बात करेंगे फीमेल गेमीट की। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू फॉर्म मेगास्पोर्स। तो जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाता है, वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स बनाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आइडेंटिफाई द की कॉन्सेप्ट, द की सेल टाइप्स प्रेजेंट एट 8 सेल स्टेज। ये आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है कि आप 8 सेल स्टेज समझने वाले हो। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल स्टेज, ये समझोगे। आइडेंटिफाई द की इवेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, कि भाई फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है, डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स क्या होते हैं, ये सारी ही चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ओव्यूल का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था और हम इस स्ट्रक्चर तक पहुंच गए थे। ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कराया था, है ना। आज हम इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे एनसीईआरटी के, और थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है। तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि मैम ये ओव्यूल क्या है, तो बेटा जी एक बार प्लीज प्रीवियस लेक्चर विजिट करके देखो। उस पर तुमको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा कि क्या ओव्यूल होता है, क्या ओवरी होती है, क्या स्टिग्मा होता है, क्या स्टाइल, स्टेमन, ये सब तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है। ओव्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फ्यूचर सीड बनने वाला है, तो हमें इसको अच्छे से प्रोटेक्शन देना है, जिसके लिए हम इसके बाहर इंटेग्यूमेंट्स की लेयर लगा देते हैं। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है, ये आउटर लेयर है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन रहते हैं। इनर इंटेग्यूमेंट की बात करूं तो इनवर्ड्स है, और आउटर इंटेग्यूमेंट ये बाहर वाला रहता है। ठीक है। सो बेसिकली इंटेग्यूमेंट्स आर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है। सेकंड आता है मेरे पास कि भाई इसके अंदर अगर मैं इंटेग्यूमेंट्स के अंदर और चलूं तो मेरे पास एक रीजन आएगा जहां पे बहुत सारा खाना प्रेजेंट है, नरिशमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है। तो न्यूसेलस बहुत ज्यादा रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, जिसको एम्ब्रियो सैक बेसिकली एग जो है वो लेता रहता है और नरिश होता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वाला रीजन कौन सा होता है बेटा, जिससे ओवरी से ओव्यूल का अटैचमेंट। ठीक है। ओवरी से ओव्यूल का अटैचमेंट। अब ये चीज है ना, तुम लोगों को जो डायग्राम मैंने दिखाया है मैं उससे भी बता देती हूँ। लेट मी ड्रॉ दैट एज वेल। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमने ये इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया था, है ना। ये इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया था। तो ये वाला जो रीजन है ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है ना। ये फ्यूनिकल वाला रीजन है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करेगा ओव्यूल को ओवरी से। फिर उसके बाद आए थे हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इन चारों को हम नाम देंगे इंटेग्यूमेंट्स। फिर उसके बाद आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस वाला रीजन कौन सा होगा बच्चे, ये पूरा नरिशिंग रीजन, ये साइड का पूरा नरिशमेंट इज योर न्यूसेलस वाला एरिया, है ना। तो ये जितना पूरा सारा है, ये आसपास वाला एम्ब्रियो सैक के आसपास वाला जितना रीजन है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस वाला रीजन। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, न्यूसेलस। कोई भी प्लीज इसको न्यूक्लियस मत बोलना, तौहीन मत करो बेचारे के नाम की। फिर उसके बाद अंदर वाला स्ट्रक्चर अगर मैं काउंट करूं तो इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। और इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है ओव्यूल का। कुछ और रह रहा है क्या,
कुछ और रह रहा है? यस ऑफ कोर्स रह रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है माइक्रोपाइल, और ये वाले एंड को, ये वाले छोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोपाइलर एंड। और अगर मैं माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट पोल की बात करूं तो इसको हम कहेंगे चालाजल एंड। चालाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये दो एंड्स आपके पास रहते हैं, दो छोर आपके पास रहते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों पोल्स हैं आपके पास। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है एक एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वर्टेड रहेगा, ऑर्थोट्रोपस सीधा सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। फ्यूनिकल जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। एनाट्रोपस क्या है, थोड़ा सा ओव्यूलर रीजन जो होगा वो बेंडेड रहेगा, थोड़ा सा इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बन रहा है, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, चलो उसका भी फॉर्मेशन देख लो। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट रहती है एक फंक्शनल मेगास्पोर। भाई जहां हमने बात करी थी फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो अभी हम फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल भी तो बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं हम इसको? मेगास्पोर मदर सेल। MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बच्चे डिवाइड करती है, और कैसा डिवीजन दिखाएगी? पहला डिवीजन जो कि होगा बाय मियोसिस। तो पहले ये मियोसिस से डिवाइड करेगी। अब मियोसिस तुमको पता है रिडक्शनल डिवीजन है ना, 4 पार्ट्स बनाएगा। तो जब ये मियोसिस करवाती है तो हमको क्या चीजें मिलेगी? 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियर सेल्स। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं तो और बेहतर रहेगा, या चलो 4 सेल्स तो यहाँ बना देते हैं। मियोसिस 2 के बाद मेरे को क्या चीज मिलती है? 4 हेप्लॉइड सेल्स, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है। 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर जिसको हम कहेंगे टेट्राड, ठीक है। अभी आपके पास एनसीईआरटी का डायग्राम आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझो, एक एक चीज को समझो। अब देखो भाई ये 4 पार्ट्स में ऐसे तो डिवाइड नहीं हुआ होगा, बीच में पहले 2 सेल डिवीजन हुआ, फिर 4 सेल डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद 4 सेल्स बन गई हमारे पास, ठीक है। तो प्रोसेस है मियोसिस, सिंपल रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें हमको 4 सेल्स मिलती है। कौन सी सेल्स मिलती है? हेप्लॉइड सेल मिलती है, बड़ा ही आसान है। माइटोसिस की जब अगर मैं बात कर दूंगी तो वो हो जाएगा आइडेंटिकल सेल मिलती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि आराम से इस्तेमाल करो, कम कम दिमाग लगाओ, चीजें सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया ठीक है। तो अब अपने पास क्या बचा? 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, ठीक। अब 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो होते हैं ना ये डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। क्या हो जाता है बेटा? ये 3 तो हो जाएंगे डिजेनरेट, और एक जो रहेगा इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। तो हुआ क्या है कि 4 हमारे पास सेल्स थी जिसमें से 3 डिजेनरेट हो गई, एक रह गया, जो रहा उसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। भाई ये आगे का फर्दर डिविजन दिखाएगा, फर्दर एग का फॉर्मेशन दिखाएगा, ये फर्दर डिविजन्स दिखाएगा। यहाँ हमारे पास अभी तक कहानी क्या हुई है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेगास्पोर है, एक मदर सेल है, ये मदर सेल डिवाइड करती है टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स के अंदर 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 रिमेन्स फंक्शनल। फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होता है अब उसको देखो, यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है आगे जाएगा, ये वही फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है। अब जितना डिवीजन होना है ना वो सारा का सारा इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इस फंक्शनल मेगास्पोर इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर अब डिवीजन हमको कैसा देखने को मिलता है? इसके अंदर होता है बेटा माइटोसिस। कैसा डिवीजन होगा इसमें?
माइटोसिस, माइटोसिस पता है ना तुमको, 2 पार्ट्स में सेल डिवाइड हो जाएगी, कर दो 2 में। बट यहाँ ये चीज होगी कि यहाँ जब ये डिवीजन दिखेगा माइटोसिस का, उसमें आप एक चीज ये देखते हो कि यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज बीइंग फॉलोड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास आफ्टर माइटोसिस 2 सेल स्टेज आ जाती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है ये। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, मेरे पास 2 सेल आ गए, 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर और डिवाइड करेगा। अगेन किस प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस। ये फिर डिवाइड करेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेगा। ठीक है, और अब क्या बनाएगा देखना, अगेन माइटोसिस हुआ है, इसका मतलब ये एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। वापस सुनना, ये एक सेल, फर्स्ट सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड की मैंने, और ये सेकंड सेल जो थी इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात। फिर वापस एक और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, और उस डिवीजन में हमको क्या मिलता है बच्चे, उस डिवीजन में हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ देखो, ये है 1 2 3 4, ऐसे याद रखो इसको, 1 2 3 4 से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डिवीजन ही चल रहा है यहाँ, कहीं पे मुझे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अभी तक नजर नहीं आया। तो देखो फर्स्ट सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो फर्स्ट वाली को मैं 2 पार्ट्स में बना देती हूँ। सेकेंड वाली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, चलो भाई सेकेंड वाली को भी 2 पार्ट्स में बना दो। समझ में आ रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ही चल रहा है अभी तक सारी चीजें। थर्ड वाली फिर अगेन 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी, थर्ड वाली। फोर्थ वाली फिर वापस ये फोर्थ वाली डिवाइड करेगी। फाइनल मेरे पास कितनी सेल बन गई, कितने न्यूक्लियस बन गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, जहां एक ऐसा मेगास्पोर जहां पे मेरे पास 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं, 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, देख रहे हो इस तरीके से 1 2 3 4, ये 1 जो है डिवाइड होके 2, फिर 2 डिवाइड होके 2, 3 डिवाइड होके 2 और 4 भी 2 में डिवाइड होगा। सभी के अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस है, देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, नो साइटोकिनेसिस। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक न्यूक्लिएटेड स्टेज। चलो एक बार वापस रिकॉल करते हैं, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से सुनना। हुआ क्या, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर सेल्स होती है, और उनमें से एक जो मतलब फंक्शनल या हम कह सकते हैं उनमें से एक सेल, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ी थी, पोलन मदर सेल जिसको हम बोलते थे, यहाँ पे हमारे पास आएगी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को मैम एमएमसी क्यों नहीं बोलते बेटा, वहाँ पीएमसी नाम चलता है, पोलन मदर सेल हम उनको बोलते हैं, यहाँ हम एमएमसी बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बाय द मियोसिस डिवीजन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 4 हेप्लॉइड सेल्स। अब 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर 3 तो डिजेनरेट हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है मैम, कूड़ा कचरा कहाँ जाएगा हमारी सेल के अंदर, बेटा कूड़ा कचरा नरिशमेंट में काम आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्मिक नरिशमेंट होगा वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है सारा का सारा इनटेक कर लेगी। ठीक है, तो ऐसा फालतू कूड़ा कचरा नहीं है, ऑफ कोर्स सेल है, न्यूट्रेटिव थी, तो उसका न्यूट्रिशन सारा हम लोग ले लेंगे। तो हमारे पास 3 जो है मेगास्पोर्स वो डिजेनरेट हो जाएंगे, बचा हमारे पास एक, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे फर्दर डिवाइड करता है। फंक्शनल मेगास्पोर पहला तो माइटोसिस करेगा और उससे क्या बनाएगा बेटा जी, आपके पास 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस तो टूट गया। एक सेल को डिवाइड होने के लिए, एक सेल कैसे डिवाइड होती है, तुम कैसे सोचते हो कि सेल डिवाइड होगी, सोचो, हम सोच रहे सुनो, एक सेल जब डिवाइड होती है तो वो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होता है।
है ना। इसी तरीके से हम एक सेल को डिवीजन मानते हैं, तो सेल इसी तरीके से डिवाइड करती है। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, बस यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, ये याद रखना। देयर विल बी नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बीन कंप्लीटेड जब हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, हमारे पास दो पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद आता है अगेन माइटोटिक डिवीजन, जिसके अंदर मैंने क्या देखा कि फर्स्ट वाला न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, सेकेंड वाला न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। फर्स्ट वाला अगेन माइटोटिक डिवीजन है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेकेंड वाला न्यूक्लियस भी माइटोटिक डिवीजन है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक और बार माइटोसिस कंप्लीट होगा और फाइनल जो माइटोसिस होगा, फाइनल माइटोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो सेल है ये 2 पार्ट्स में है डिवाइडेड, सेकेंड वाली सेल अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी, थर्ड वाली सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फोर्थ वाली सेल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और ऐसे न्यूक्लिएटेड स्टेज को मैं कहूंगी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट। ये मेरे पास है 8 न्यूक्लियस स्टेट, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट। चलो अब ऑब्वियस ही बात है यार, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे थोड़ी ना अरेंज रहेगा। एम्ब्रियो सैक कितना बड़ा है, उस एम्ब्रियो सैक में इसका अरेंजमेंट कैसा होगा उसको एक बार देख लो। एम्ब्रियो सैक में इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, एम्ब्रियो सैक में इसका अरेंजमेंट देखना। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ऊपर वाला एंड जो होगा ये होगा हमारे पास चालाजल एंड, और नीचे वाला जो हिस्सा आएगा इसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा है चालाजल एंड। तो चालाजल एंड कौन सा वाला होगा बेटा, जो इंटेगुमेंट्स के अपोजिट वाला है ना। इंटेगुमेंट्स वाला कौन सा है, इंटेगुमेंट्स वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक। अब एक एक सेल को मार कर, एक एक न्यूक्लियस को मार करेंगे, यही से ही यही चीज है, ठीक है, ये सेम चीज है दोनों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए अब ऊपर जो 3 सेल्स हैं, मैं इनको जब इनकी मार्किंग देखती हूँ तो इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स क्यों, क्योंकि ये अपोजिट तरफ है, चालाजल एंड की तरफ है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं बीच में ये 2 सेल्स, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्यों, क्योंकि 2 हैं, मैं न्यूक्लियस नहीं बोल सकती, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये वाला स्ट्रक्चर एक, इसको हम कहेंगे एग सेल। और ये जो दोनों हैं नीचे बिछे हुए, इनको हम कहेंगे सिनर्जिड्स। लिसन व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट आता है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स क्या काम करेंगे मैम, बेटा एंटीपोडल्स नरिशमेंट करते हैं एम्ब्रियो का, ठीक है, ये नरिशमेंट करेंगे एम्ब्रियो का। फिर आएगा पोलर न्यूक्लियाई, ये तुमको दिखेगा फर्टिलाइजेशन के अंदर दोनों फ्यूज कर जाएंगे और एंडोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेंगे, एंडोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग सेल। एग सेल क्या काम आएगा भाई, पोलन ग्रेन के जो मेल गैमीट है उनके साथ जो फ्यूजन दिखाएगा वो तो एग सेल ही होगा, एग सेल। और फिर आते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या काम आएंगे, ये भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे और हम इनका प्रॉपर पूरा रोल जो है वो फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एग सेल और सिनर्जिड को साथ में काउंट करती हूँ तो मैं इनको साथ में क्या बोलूंगी, इनको मैं साथ में बोलूंगी एग अपैरेटस।
जैसे कि क्या हो गया, क्लास है ना, ऐसे तो मैं बोलूँगी 12th क्लास, 11th क्लास, है ना, 12th A, ये मैंने बोल दिया, ऐसा नॉर्मल ऐलान 12th A। अब मैं अगर स्पेसिफिक बोलूँ कि नहीं भाई, पर्सन कोई भी नाम ले लो भाई, कोई भी XYZ, एक स्पेसिफिक बच्चे का, कि भाई बेटा श्याम, बेटा राम, मैं एक एक बच्चे का नाम ले रही हूँ, है ना। तो एक एक बच्चे का जब मैं नाम लूंगी तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला एक सेल है, उसको हम एग सेल बोलेंगे, यहाँ 2 सेल है जिनको हम सिनर्जिड्स बोलेंगे। पर जब मैं इनको साथ में कलेक्टिवली बोलूंगी तो इन दोनों को मैं साथ में एग अपैरेटस बोलूंगी। पूरा का पूरा एग अपैरेटस होता है। जब आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलेगा तो मैं चाहती हूँ वहां कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहीं से सीख के जाओ, ठीक है। तो यहाँ एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाइज, एग सेल और सिनर्जिड्स, एग सेल और सिनर्जिड्स एक साथ मिल जाएं तो उनको हम बोलेंगे एग अपैरेटस, ठीक। अब मैंने सिनर्जिड्स के ऊपर मैम ये डिजाइन क्यों बनाई, नहीं, मेरा डिजाइन बनाने का कोई खास मन नहीं था, ये डिजाइन एक्चुअल में होती है। और ये डिजाइन क्या होती है, इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या 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 कैसा नाम ले दिया, रुको, माइक्रोपाइलर एंड में ऊपर लिख रही हूँ, है ना, थोड़ा सा, या फिर इस तरफ लिखती हूँ। ये जो डिजाइन है ये है फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस मतलब क्या हो गया बच्चे, फिलीफॉर्म अपैरेटस हो जाता है अपने पास, काम क्या है इसका, फिलीफॉर्म अपैरेटस है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जो सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। काम क्या करते हैं कि जब पोलन ग्रेन आती है, पोलन ट्यूब बनाती है ना, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आती है, स्टिग्मा पे लैंड किया और अब वो पोलन ट्यूब बनाएगा। यार जब वो पोलन ट्यूब बना रहा है उसको ओवरी तक पहुंचना है, ओव्यूल तक पहुंचना है, इस एग अपैरेटस तक पहुंचना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको एग के साथ ही तो फ्यूज होना है टू फॉर्म जायगोट, है ना। तो उसको एग तक पहुंचना है, उस पहुंचने के लिए वो जब पोलन ट्यूब को डायरेक्ट भी तो कोई करना चाहिए ना, कि हाँ आपको इस तरफ से मुड़ना है, आपको इस तरफ आना है, आपको ये करना, तो वो डायरेक्शन भी तो मिले उसको, और डायरेक्शन का काम कौन करेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस एक्चुअल में क्या काम करते हैं, ये गाइड दी पोलन ट्यूब, गाइड दी पोलन ट्यूब। अब भाई पोलन ट्यूब को गाइड करना है तो आपने तो क्या होता है, तुम कभी चले जाओ कहीं पे भी, कोई नई जगह अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक गाइड रहेगा जो बताएगा अरे यहाँ पे महाराणा प्रताप का घोड़ा रहता था, और ये देखो उसके फुटप्रिंट्स, ये देखो उसके फिंगरप्रिंट्स, यहाँ रानी पद्मावती थी, और ये इनका ये कांच था, ये ऐसा शीश महल था, ये सब बताते हैं, है ना, ये सब चीजें बताते हैं। यहाँ तो नहीं गाइड ऐसा काम करेगा, यहाँ तो ना बताने बैठा है, यहाँ पे एक ऐसा गाइडेंस देगा, ये गाइडेंस देता है बेटा बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स, ठीक है। ये बताएगा सारा कि भाई यहाँ पे एग है, यहाँ तक पोलन ट्यूब ने आना है, यहाँ पे आपको मुड़ना है, तो ये सारी चीजें बताएगा, पूरा गाइडेंस देगा। पर कैसे गाइडेंस देगा, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और जब मूवमेंट केमिकल्स के थ्रू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, कीमोट्रॉपिक, पहले तो वर्ड लिख लो, ये मूवमेंट क्या हो गया, कीमो ट्रॉपिक, है ना। कीमो मतलब केमिकल, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, केमिकल की तरफ मूवमेंट। हमने ये वर्ड्स पता है बचपन में पढ़ते हो तुम ये वर्ड, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर की तरफ मूवमेंट, है ना, जियोट्रॉपिक ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट। तो ये सारे वर्ड्स आपने ऑलमोस्ट सुने हैं। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना था उस टाइम पे, कीमोट्रॉपिक, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट, पर समझे ही नहीं कभी। उसमें एग्जाम्पल होता है बाकायदा दिया हुआ कि भाई केमिकल्स जो है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में कीमोट्रॉपिज्म काम आता है, पर उस टाइम समझाने वाला नहीं होता, और तुम्हारी भी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती ना कि तुम समझ पाओ, छोटे उम्र में क्या समझोगे। तो अब तुम्हारे समझ में ये चीज आ जाएगी कि भाई जब मैं कीमोट्रॉपिक की बात कर रही हूँ तो एक केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में देयर इज मूवमेंट, ठीक है। और केमिकल के इन्फ्लुएंस में अगर मूवमेंट होगा तो किस चीज का होगा, पोलन ट्यूब का होगा,
ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिस केमिकल के कारण जो पोलन ट्यूब आ रही है उसे पता लग जाता है अच्छा मुझे ये डायरेक्शन है, इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपका काम किसका रहता है बेटा जी, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का काम किसका रहता है, आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस का। तो क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने, जल्दी से मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं हम। पहला आता है हमारे पास एंटीपोडल्स, किस कलर का बॉक्स बनाए, व्हाइट। एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स ठीक है, ये चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, अपोजिट एंड की तरफ प्रेजेंट है। फिर आते हैं सेंटर में लोकेटेड पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग सेल, फिर उसके बाद आता है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स पे अटैच रहते हैं हमारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड्स पे अटैच है हमारे पास, और अगर मैं इनको साथ में कंबाइनिंग अगर इन दोनों को नाम लेती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एग अपैरेटस। तो कंबाइनिंग जो होगा वो कौन होगा बेटा आपके पास, एग अपैरेटस। क्लियर है बात ये, आई होप ये चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हो गई हो, है ना। तो इतनी हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है, आई डोंट थिंक इतना हार्ड है ना। चलिए अब एक बात और जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये सब जो प्लेस्ड है, अगर मैं इस रीजन की बात करती हूँ, ये जो सेंटर में ये वाला जो रीजन है, अगर मैं इस रीजन को देखती हूँ जिसमें सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई है, ध्यान से देखना, ये वाला रीजन जहाँ सिर्फ पोलर न्यूक्लियाइज रहेंगी, ठीक है, ये वाला रीजन, मैंने कुछ भी चीज और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी है, ये बाहर की सेल्स काउंट नहीं करूंगी मैंने सिर्फ ये चीज काउंट करी है, ये वाली, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगी बेटा, सेंट्रल सेल, इस चीज को मैं क्या नाम लूंगी इसका, सेंट्रल सेल। तो ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, इस रीजन को हम कहेंगे सेंट्रल सेल, ठीक है। तो चालाजल एंड वाली तरफ, ये तो सेंटर में है वैसे, इसका कोई तरफ वरफ है नहीं, चालाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड, क्लियर है ये चीज। अच्छा, इससे तुम एक चीज और ये जान सकते हो कि जब मैं इसको है ना ओव्यूल के अंदर प्लेस करके बताती हूँ तुमको, है ना, तो और एक डिफाइंड व्यू आ जाएगा। अब देखना, एक एक चीज को मार्क करूंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हारे पास ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, आई होप ये विजिबल है, देखो भाई मुझे तो दिख रहा है, तो आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, है ना। तो इसको मार्किंग कर देती हूँ मैं, ये ओवरी है और इसके अंदर ये प्रेजेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल, मोस्ट कॉमन ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक वाला रीजन है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर की चीजें बनानी है अपन ने। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से प्लेस्ड सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के ऊपर लगी हुई फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये पूरा एग अपैरेटस दिख रहा है, ये पूरा एग अपैरेटस, बीच में आ गए हमारे पास पोलर न्यूक्लियाइज, और ऊपर की तरफ मेरे पास आ गए हैं एंटीपोडल्स। तो ये तीन आ गए मेरे पास एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाइज, फिलीफॉर्म अपैरेटस के साथ सिनर्जिड्स प्लस उसके साथ एग सेल, और सारा का सारा मिला के मेरे को बनाएगा एक एम्ब्रियो सैक, क्लियर। तो ये एक एम्ब्रियो सैक बनता है जिसके अंदर हमको क्या सेल मिलता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है,
ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ओवरी जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाती है इन फ्रूट, ये सब चीजें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या चीज बोलता है ये कि arising from the placenta are the microsporangia commonly called ovules। ovules अभी हमने बात करी है ओव्यूल की, तो ओव्यूल क्या है भाई? ओवरी से फॉर्म होता हुआ एक स्ट्रक्चर जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। The number of ovules in an ovary may be 1, 2 और many। भाई कितने भी हो सकते हैं, 1 ओव्यूल भी हो सकता है, जैसा कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो दिख जाएगा मुझे वीट के अंदर, पैडी, मैंगो के अंदर एक ही गुठली दिखती है तुमको, है ना? तो वो जो, अच्छा इसको हम लाइव से समझते हैं। आम सबने खाया ना, मैंगो का जो पल्पी रीजन होता है ना जिसको तुम खाते हो, वो वाला रीजन होता है ओवरी वाला, है ना? और उसका जो अंदर वाला रीजन होता है वो गुठली वाला। तो वो गुठली के अंदर भी कभी उसको है ना ऐसे शेक करके देखना, तो उसके अंदर तुमको साउंड आएगी टक 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 की, तुमको ऐसा लगेगा इसके अंदर भी कुछ है, और एक्चुअल में होता है। ये जो गुठली वाला रीजन है ना बच्चे, वो है इंटेग्यूमेंट्स वाला रीजन, सीड कोट जिसको हम कहते हैं। तो वो इंटेग्यूमेंट वाला रीजन आ जाता है और उसके अंदर है मेन सीड। तो जब आप एक मैंगो खाते हो, मैंगो बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे, मैंगो खाते हो तो पल्पी रीजन तो ओवरी हो गया, है ना? और उसके अंदर वाला जो गुठली वाला हिस्सा है वो ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल में भी और अंदर चले जाओ तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? एम्ब्रियो, यानी जाइगोट, यानी सीड, जो प्रॉपर सीड है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, क्या बोलता है कि एक ओव्यूल भी मिल सकता है, मैनी ओव्यूल्स भी मिल सकते हैं। मैनी जिसके अंदर, जैसे पपाया को जब तुम खोलते हो तो बहुत सारे बीच में बीज ही बीज दिखते हैं। पपाया, वाटरमेलन, है ना, ऑर्किड्स, इनके अंदर आपको बहुत सारे बीज नजर आते हैं। बीज इज व्हाट? ओव्यूल। ठीक है, हर समय ओव्यूल बोल के कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने दिमाग में। ओव्यूल मतलब सीड, सिंपल। ओवरी मतलब फ्रूट, और ज्यादा सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की अगर बात करें तो लेट अस familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by the means of stalk called funicle. Funicle से attached रहता है. The body of ovule fused with the funicle by a region called hilum. Hilum हमने लास्ट क्लास में मार्क किया था। फ्यूनिकल को ओव्यूल से अटैच करना, ओव्यूलर बॉडी से अटैच करने के बीच में एक रीजन आता है, दैट इज हाइलम. This hilum represents the junction between ovule and funicle. ओव्यूल और फ्यूनिकल को कनेक्ट करने वाला आदमी है हाइलम, है ना, रीजन है हाइलम. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes, जिसको हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट्स. प्रोटेक्टिव एनवेलप्स हैं इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस. अब यहाँ एक जो वर्ड आता है, ये वर्ड है न्यूसेलस. Except at the tip from where the small opening is called a micropyle. Integument हर चीज को कवर कर देता है except for that one opening known as micropyle. ठीक है, तो वो एक ओपनिंग रह जाती है, that is micropyle, which is organized opposite to the micropylar end is called chalazal. और चालाजा या चालाजल एंड जो कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल बनाता है. ठीक है, तो मैं ऐसा डायग्राम बनाई हूँ आपको जैसा एक्चुअल में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको थोड़ा सा अपोजिट डायग्राम दिया है इस तरीके का, इसीलिए ये बोल रहा है कि चालाजल एंड जो है वो बेस बनाता है, पर एक्चुअल में ओव्यूल जो है वो इस तरीके से इन्वर्टेड होता है ना. तो चालाजल एंड अपर एंड पे आता है और सिनर्जिड्स लोअर एंड पे आते हैं. अब बच्चों कंफ्यूजन ये होने वाला है कि मैम माइक्रोपाइलर एंड और चालाजल एंड कहाँ लाई करता है, तो मैं तुमको पहले ही बता दूं, इससे पहले भी मैंने ये ट्रिक बताई है, मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि जब तुम बात करते हो ये वाला रीजन इंटेग्यूमेंट्स, मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, इंटेग्यूमेंट्स वाला जो हिस्सा होगा ना, जहाँ पे ये माइक्रोपाइल की जगह है, ये वाला ही रीजन माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा. और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा होगा इसको हम चालाजल एंड ही बोलेंगे. अब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई मुझे तो एम्ब्रियो सैक में बताओ, इसमें बताओ चालाजल और माइक्रोपाइल कहाँ हैं, तब क्या करोगे? मैम इसमें तो इंटेग्यूमेंट ही नहीं है. तो उसको बोलना भाई पहले इंटेग्यूमेंट बनाओ,
ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस टाइम में इस जगह पे आप क्या बताओगे कि कौन सा माइक्रोपाइल कौन सा चाला सेल, उसको बताने का भी एक तरीका है। जहां पे सिनर्जिड्स है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जहां पे सिनर्जिड्स है वो वाला रीजन आपका हमेशा माइक्रोपाइल बनाएगा। याद रखना ये चीज, जहां सिनर्जिड्स है वो वाला रीजन हमेशा आपका माइक्रोपाइल बनाएगा। तो जहां सिनर्जिड्स है, जहां इंटेगुमेंट्स हैं, वो वाला रीजन हमेशा माइक्रोपाइल बनाएगा। ये इतनी सी चीज अपने दिमाग में डाल के रख लो, ठीक है। जहां सिनर्जिड्स है, जहां माइक्रोपाइलर एंड है, जहां पे इंटेगुमेंट्स है, ये तीनों ही चीजें अगर प्रेजेंट रही तो इसका मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड है। और इसके अपोजिट जो भी एंड होगा वो चालाजल एंड होगा। बड़ा ही सिंपल आसान चीज, यहाँ पे भी ये यही बोलते हैं, ठीक है। चल अगला, enclosed within the integuments is a mass of cell known as nucellus। अब अगर मैं थोड़ा सा उसके अंदर आ जाऊं, इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो न्यूसेलस। The cells of nucellus have abundant reserved food material। भाई बहुत सारा खाना भर के रखा है इसने, बहुत सारा खाना है इसके अंदर। Located in the nucellus is the embryo sac और female gametophyte। embryo sac प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, या फिर इसको फीमेल गेमेटोफाइट बोल सकते हैं। An ovule generally has a single embryo sac formed of megaspore, formed from a megaspore। मेगास्पोर से बन रहा है। ओव्यूल के पास बहुत सारे एम्ब्रियो सैक हैं और वो मेगास्पोर से सिंगल ही है बच्चे। एक चीज मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब हम माइक्रोस्पोर की बात करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में काफी हद तक यही डिफरेंस है कि मेगास्पोर में फंक्शनल मेगास्पोर एक ही है ना, जबकि माइक्रोस्पोर तो मेरे पास बहुत सारे हैं। डार्विन का एक लॉ याद करना कि अगर रिप्रोडक्शन या एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशी चाहिए तो रिप्रोड्यूसिंग रेट ज्यादा होनी चाहिए, ये चीज उसने बोली थी। और इसके लिए नेसेसरी ये है क्योंकि फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होता है। एग जो है कहीं मूवमेंट दिखाएगा नहीं, कहीं मूव होगा नहीं, तो उसको स्टैटिक रहना है। और अगर मैं बात करूं मेल गेमीट की, तो वो मूव करना है ना। वो पोलन ग्रेन पहले एक जगह जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह, वो मूवमेंट है, वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। अब पता भी नहीं है भाई कि इस फ्लावर से फर्टिलाइज होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता वो दूसरे फ्लावर से फर्टिलाइज हो। मतलब उसका कोई स्टैटिक नहीं है वो कि एक ही जगह पे स्टिक हो गया है ना। तो वो मूवमेंट करता रहेगा और करता ही रहता है। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे कि वो जो माइक्रोगेमीट, जो माइक्रोस्पोर होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है, ताकि अगर माइक्रोस्पोर ज़्यादा अमाउंट में बना तो फ़ायदा ये होगा कि वो बार बार हम उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ये इस पोलन ग्रेन, मतलब बेसिकली वो ये देखता है कि यार अगर कोई फ्लावर पे नहीं अटैचमेंट हुआ या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास माइक्रोस्पोर लार्ज वेराइटी में, लार्ज नंबर में होते हैं इन कंपैरेटिव टू मेगास्पोर। मेगास्पोर एक ही होगा, एग एक ही बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate a single megaspore MMC into in the micropylar region। ओव्यूल जो होता है, ये देख लो भाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या बोलता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, माइक्रोपाइलर एंड और ये चालाजल एंड होगा, ऑब्वियसली उसका अपोजिट है ना। मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, ये डिवाइड करेगी, ये जब डिवाइड करेगी तो ये दो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी जिसको हम कहेंगे डायड। डायड मतलब होता है 2, तो दो मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे। पहला मियोसिस डिविजन, दूसरे मियोसिस डिवीजन के अंदर ये बनाएगी टेट्राड। टेट्राड मतलब होता है 4, है ना। तो दूसरे मियोसिस डिवीजन के अंदर ये बनाएगी टेट्राड। यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण हमको 4 हेप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। अब ये 4 हेप्लॉइड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें से एक हेप्लॉइड, 3 तो हो जाएंगे डिजेनरेट, एक रहेगा फंक्शनल। कोई भी एक को फंक्शनल बना लो, बाकी 3 हटेंगे, डिजेनरेट होंगे। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा उसमें कैसा डिवीजन है, तो फंक्शनल मेगास्पोर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फिर ये ऊपर वाली सेल 2 में डिवाइड करेगी, सेम नीचे वाली सेल 2 में डिवाइड करेगी, ठीक है। अब दूसरा डिवीजन देखो, ये वाली एक सेल 2 में डिवाइड करेगी, ठीक है, ये वाली एक सेल इन 2 में डिवाइड करेगी,
सिंपल डिवीजन चल रहा है, माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। ये वाली सेल इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी और ये वाली सेल इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। माइटोटिक डिवीजन है यहाँ पे सिंपल। और ये जो सेल स्टेज हमको मिल गई है, ये कैसी स्टेज मिल गई है मुझे? 8 सेल, ये देखो भाई 8 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल गई एम्ब्रियो सैक की। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये 8 न्यूक्लिएटेड का अरेंजमेंट देख लो। अब अगेन एनसीईआरटी उल्टा बना के बैठी है, तो यहाँ सिनर्जिड्स बनाई है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर हर डायग्राम उल्टा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लावर के अंदर इसमें नहीं मिलेगा तुमको। तो हुआ क्या है, पहले इसने यहाँ सिनर्जिड बना दिया, फिर इसने यहाँ सिनर्जिड बता दिया। ये होता है सिनर्जिड का एक्चुअल पोजिशन। ये वाला पोजिशन इसने तुमको आसान करने के उससे बताया है, मोटिव से, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो। पहले इसने सिनर्जिड्स ऊपर बनाए हैं। एग सेल, एग और सिनर्जिड जब साथ में मिल जाते हैं तो हम इसको एग अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कौन सा हो गया बेटा? ये वाला रीजन, बस ये सेंटर वाला रीजन जहां पे सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई आएगी और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटर वाला जो रीजन है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। फिर उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई आती है आपके पास, ठीक। और लास्ट क्या आ जाते हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स। ये देख लो, ये 3 एंटीपोडल्स, ये जो बीच का ये वाला रीजन है ये आपका सेंट्रल सेल हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, फिर उसके बाद ये एग सेल हो गया है, और उसके बाद ये सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये दिख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो ये होते हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या काम करते हैं? ये कीमोसिंथेटिक कीमोट्रोपिक मूवमेंट को कंट्रोल, मतलब कीमोट्रोपिक मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? कीमोट्रोपिक मूवमेंट को यही कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, शायद कुछ कनेक्शन है, ओके। So, ovule generally differentiate in a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. It is the large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC megaspore mother cell है ना, MMC undergoes the meiotic division. What is the importance of MMC undergoing meiotic division? भाई क्यों चाहिए? ताकि हमको 4 megaspores मिल सकें। For the product meiosis is the result in the production of 4 megaspores. जब मैं बात कर रही हूँ कि क्यों मैम meiosis और mitosis जरूरी है, तो बेटा जी जरूरी इसीलिए है ताकि 4 हेप्लॉइड गेमीट्स मिल सकें, ठीक है। तो 4 बनने इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक फंक्शनल रहेगा उनमें से, बाकी 3 तो ऐसे ही डिजेनरेट हो जाएंगे। फीमेल गेमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, एक फंक्शनल रहेगी, व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट, बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? खत्म। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। कहाँ गया? हाँ, इन दी एम्ब्रियो सैक। फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट मतलब वो जगह जहां पे फीमेल गेमीट बनेगा, जो फीमेल गेमीट के फॉर्मेशन को प्रोसीड करेगा और उसका फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है, वो जगह। This method of embryo sac formation of a single megaspore is termed into monosporic development. Very important. What is monosporic development? अभी मैंने बताया कि एक मेगास्पोर बनना है ना, फीमेल गेमीट एक ही है, ओव्यूल एक ही है, तो एक मेगास्पोर बनना है, एम्ब्रियो सैक एक ही है, तो वो जो एक मेगास्पोर बनेगा that is your monosporic development. What will be the ploidy of the cell of the new cellus? MMC, the functional megaspore and the female gametophyte. Haploid होगा, diploid होगा. Let us study about the formation of embryo sac in detail. The nucleus of the functional megaspore. अब बेटा बात क्या कर रहा है? ये functional megaspore की बात कर रहा है। ये यहाँ जो division होगा ये functional megaspore में ही division हो रहा है। अभी अपन ने बात करी, देख लिया। Functional megaspore divide करती है mitotically to form 2 nuclei. जो चीजें बोली जा रही है वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं, है ना। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड करेगी, which move to the opposite poles forming the 2 nucleated embryo sac. अभी कौन सा nucleated है? 2 nucleated embryo sac. फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 more sequential mitotic nuclear division by results the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated stage. Finally जो मुझे stage मिलेगा वो कौन सा है बेटा जी? 8 nucleated stage, ठीक है। 8 nucleated stage. 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 8 nucleated s
It is the interest to know. It is of the interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, the nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation. ये बार बार cell wall का formation नहीं करेंगे, यानी only, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, only karyokinesis, no cytokinesis. No cytoplasmic division is being shown by the egg apparatus or by the functional cell. Sorry, by the functional cell. तो कोई भी cytokinesis नहीं है, but karyokinesis दिख रहा है हमको proper तरीके से. After 8 nucleated stage, अब 8 nucleated stage को देख लो भाई. Cell walls are laid down, leading to the organization of a typical female gametophyte. दी एम्ब्रियो सैक, जिसको हम बच्चे बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक जिसको भी अपन ने पूरा देखा ना, अरेंजमेंट कैसा है एम्ब्रियो सैक का, ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स हैं, बीच की तरफ जो है पोलर न्यूक्लियस हैं, लास्ट की तरफ हमको सिनर्जिड्स और एग अपैरेटस पूरा दिख जाता है. तो एग सेल हो गया और सिनर्जिड्स हो गया, ठीक है. The 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall, organized into cell. The remaining 2 cells are called polar nuclei and are situated below the egg apparatus. Egg apparatus में कौन सी दो चीज आ गई हैं? कौन सी दो चीज है? Egg cell और synergids, है ना, यही दो चीजें हैं, ठीक है. इन द लार्ज सेंट्रल सेल, बेटा सेंट्रल सेल क्या चीज है? सेंट्रल सेल मैंने अभी मार्क किया था, सेंट्रल सेल वो वाला हिस्सा है जहां हम पोलर न्यूक्लियस को काउंट करते हैं, बस, ठीक है. चलो इसका अगला देखते हैं. There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropyle and constitute the egg apparatus. अभी अपन ने बात करी egg apparatus में क्या क्या चीजें आएंगी? दो तो हो गए synergids and 1 egg cell. The synergids, having specialized circular thickening at the micropyle tip, forms the filiform apparatus, which play a great role. क्या काम करता है? Which play an important role in guiding the pollen tube into the synergids. तो filiform apparatus पे कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि बड़ी छोटी सी चीज है ना, बच्चे स्किप करेंगे, और वो तो बैठा है इंडिया तुम्हारा, तुम स्किप करो चीज वो पकड़ेगा. तो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब, कि भाई सिनर्जिड यहाँ है, पोलन ट्यूब यहाँ बनो, है ना, पोलन ट्यूब इतना आओ ताकि तुम यहाँ पे फ्यूज हो सको. 3 cells at the chalazal end are called antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Central cell के पास क्या है बेटा जी? 2 polar nuclei हैं. A typical angiosperm embryo sac at maturity forms the 8 nucleated 7-celled stage. क्या है बेटा ये? टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक को अगर मैं देखूं एट मैच्योरिटी तो ये 8 न्यूक्लिएटेड इज 7-celled. 7-celled कैसे बन जाएगा? ये होता क्या है कि है ना, बाद में तुम लोग ये चीज, अभी फर्टिलाइजेशन आएगा ना तब ये चीज देखोगे कि जो पोलर न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तब तुम ये चीज समझ पाओगे. तो सेल बननी शुरू हो जाएगी, अलग अलग एक सेल बन जाएगी और फ्यूजन हो जाएगा, तो वहां हमको 7-celled स्टेज मिलता है. इसको हम 8 न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको 7-celled स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, क्लियर है? यहाँ पे तुमको वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ओके. चलो, तो अब इसका अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज आवर पॉलिनेशन. अभी तक टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस. आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी. आई होप आप सभी को ये सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर. थोड़े बहुत और जो टॉपिक्स हैं जहाँ तक हम पहुँच सके वो कंप्लीट करेंगे. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक्स के साथ. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.